प्रशांत जी ने जो मुकुट की बात की है वो भले ही परिहास में कहा गया हो, लेकिन अगर वो पहल लें तो उसमें हैरानी होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं। जैसी घटनाएं इधर हुई हैं उसको देखते हुए कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं जरा राजदंड पे आता हूं। ये राजदंड जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि क्या आपके यहाँ सत्ता के हस्तांतरण की कोई प्रक्रिया है, क्योंकि ब्रिटेन में जब राजशाही बदलती है यानी राजा बदलता है तो वो एक राजदंड जो है उसको दिया जाता है, वो उसका प्रतीक होता है, क्योंकि वहां मोनार्की है। वो भले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो लेकिन वहां मोनार्की है। भले वहां का राजा कुछ नहीं करता हो, सारी शक्तियां पार्लियामेंट के पास हैं, लेकिन वो है एक तरह से। उन्होंने ये पूछा कि आपके यहाँ क्या है, तो जवाहरलाल नेहरू ने ये बात राजगोपालाचारी से कहा कि आप बताइए क्या ऐसी कुछ है। तो राजगोपालाचारी ने चोल राजाओं का एक राजदंड निकाला और वो वहां के मठ को बुलाए और उन पुरोहितों ने उसको पूजा करके इसे जवाहरलाल नेहरू जी को ये दिया। एक प्रतीक था, सिर्फ उसका एक राजदंड का देना था जवाहरलाल नेहरू को, और नेहरू जी ने उस राजदंड को उसके बाद ग्रहण करके और अपना वो कालजयी भाषण दिया, टेस्ट डेस्टिनी वाला, झंडे का आरोहण किया और उसके बाद देश के स्वतंत्र हो गया की घोषणा की। वो राजदंड बाद में म्यूजियम में रख दिया गया। अब मेरा यहां कहना है कि जो राजदंड आप मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नंदी मार्का वाला राजदंड, ये चोल राजाओं का प्रतीक है, हमारा प्रतीक नहीं है। हमारा से मेरा मतलब भारतीय संविधान ने जिस राज चिन्ह को स्वीकार किया है, जिस राज चिन्ह, जो 4 शेरों वाले जिस राज चिन्ह को स्वीकार किया है, वो प्रतीक नहीं है। तो ये कैसा राजदंड है जो दिया जा रहा है जिस पर ये है। अब ये कहा जा सकता है कि साहब तब नेहरू जी ने क्यों लिया। तो नेहरू जी ने जब राजदंड ग्रहण किया था उस समय हमारा प्रतीक तय नहीं हुआ था, हमारा संविधान बन रहा था, संविधान के बनने की प्रक्रिया थी, संविधान पास नहीं हुआ था। लेकिन जब संविधान पास हो गया, हमने एक राष्ट्रीय प्रतीक स्वीकार कर लिया, सारनाथ के 4 शेर वाले एम्बलम को, तो वही एम्बलम अब हर राज्य चिन्ह पे लगता है। सेना में जब जनरल बदलता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, या हमारे यहाँ पुलिस में जब डीजी बदलते हैं तो वो भी एक बैटन चेंज करते हैं, तो उस बैटन के जो ऊपर होता है राज्य चिन्ह होता है और उस फोर्स का भी चिन्ह होता है। जैसे आर्मी चीफ बदलेगा तो उसका राज्य चिन्ह होगा और आर्मी चीफ का भी उस पर होगा। डीजी बदलेंगे तो यूपी पुलिस के बदल रहे हैं तो यूपी पुलिस का एम्बलम होगा। तो निश्चित रूप से इस राजदंड पे वो राज्य चिन्ह भारत सरकार का होना चाहिए, यानी वो राज्य चिन्ह होना चाहिए जो हमने संविधान में स्वीकार किया है। दूसरी चीज, वो सत्ता का हस्तांतरण था। माउंटबेटन से जवाहरलाल नेहरू सत्ता ले रहे थे, एक औपनिवेशिक राज का अंत हो रहा था। आज किस राज का अंत हो रहा है? ये तो 2014 से ही लगातार शपथ लेके आए हैं। अब कल के दिन ये न कह दें कि हम राज्याभिषेक भी कराएंगे तो मुकुट तो आएगा ही आएगा। तो ये सब चीजें एक हास्यास्पद जी बनाती हैं और लोगों के बीच चर्चा की बात जी बनाती हैं। दूसरी चीज राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति जी को इसलिए नहीं बुलाया गया कि अगर राष्ट्रपति जी मौजूद होती तो फिर प्रधानमंत्री कैसे फीता काटती या जो भी वहां प्रक्रिया रखी जाए उद्घाटन की, लोकार्पण की। हो सकता है हवन हो, कोई बात नहीं, फीता भी काटा जाएगा ही, तो वो कैसे करते। लेकिन राष्ट्रपति संसद की एक अंग है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर पार्लियामेंट बनते हैं। उनके ही आदेश पर सदन आहूत होता है, वो सदन को भंग कर सकती हैं। और प्रधानमंत्री की हैसियत लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर के नीचे एक सभी एमपी की हैसियत के बराबर है। लेकिन सेना के सदन के नेता इसलिए हैं कि सदन में बहुमत प्राप्त दल के वो नेता हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी को न बुलाया जाना ये हैरान तलब है, और राष्ट्रपति जी का तो अपमान है ही है, और सबसे बड़ी बात संवैधानिक परंपराओं का अपमान है। दूसरी बात एक और गौर करिए, हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं पदेन। जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा, और संसद के 2 सदनों में उच्च सदन के सभापति वो हैं। लोकसभा भी निम्न सदन माना जाता है, उसके लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर हैं। ऐसी स्थिति में आप उपसभापति, आधे सदन के जो सभापति हैं उनको भी नहीं बुलाया जा रहा है, वो भी मौजूद नहीं है। इसलिए कि अगर वो भी मौजूद होते तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में तो प्रोटोकॉल है, उसके प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पर आते हैं, पहले नंबर पर राष्ट्रपति, दूसरे पर उपराष्ट्रपति, तीसरे पर प्रधानमंत्री। तो ऐसी स्थिति में कैसे होता। लेकिन जब हमें
वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने से लेके सेंट्रल विस्टा के नई संसद के उद्घाटन करने तक का काम खुद ही करना है, तो इस तरह के तर्कों की कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, जैसा प्रोफेसर रखी स्वामी जी ने शुरू में कहा कि पहले की पीढ़ी और अब की पीढ़ी में फर्क है, बिल्कुल सही बात है। पहले के हम लोग जब पढ़ते थे तो उतने ज्यादा जागरूक नहीं थे, जागरूक मेरा मतलब उतने ज्यादा समृद्ध नहीं थे कि हमें अगर कोई ढूंढना होता था तो हम लाइब्रेरियों में जाते थे। हमारे सामने कंप्यूटर वगैरह जैसी कोई चीज नहीं थी। ये बात अलग थी कि लाइब्रेरी में ज्यादा समय बीतता था, जब कंपटीशन तैयारी करते थे तब भी बीतता था, और एग्जाम की तैयारियां करते थे अपने रेगुलर करने की तभी बीतता था। लेकिन आज वो बच्चे जो अभी हाई स्कूल में हैं वो भी हमसे ज्यादा जानते हैं। उन्हें कोई संदेह होता वो तुरंत गूगल कर लेते हैं। हम भी आज गूगल कर लेते हैं, लेकिन हमारी तुलना में वो ज्यादा समृद्ध हैं और वो ज्यादा गूगल कर सकते हैं, ज्यादा टेक सेवी हैं। ऐसी स्थिति में हम उनको फिर खेल के पीछे ले जाएं, ये अच्छी चीज नहीं है। आज इसरो के चीफ का एक बयान आया है कि वेदों में सारा विज्ञान था, उसे अरब ले गए और अरब से यूरोप ले गए। मुझे नहीं पता वेदों में कितना विज्ञान था, कितना विज्ञान नहीं था, इस पर रिसर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, हो सकता है विज्ञान हो। लेकिन इसरो चीफ से कोई ये पूछे कि सर क्या आपने जो एमटेक बीटेक किया होगा कहीं से आपने वेद पढ़ा था? निश्चित रूप से उन्होंने वेद पढ़ा होगा, न अपने बच्चों को वेद पढ़ाएंगे। लेकिन वो ये बयान इसलिए दे रहे हैं कि जो बयार चल रही है पीछे लौटने की, उस बयार में वो कैसे फिट रहे। ब्यूरोक्रेसी मौसम के अनुसार फिट रहने की एक आदत भी पालती है, हमेशा पालती है। सरकार बदलती है, उसका स्वरूप बदल जाता है, मिनटों में बदलता है, 24 घंटे के अंदर ब्यूरोक्रेसी का स्वरूप बदलता है। और आज जिन पार्टियों को हम देख रहे हैं कि वो भाजपा के साथ खड़े हैं और वो इस बहिष्कार में नहीं है, कल के दिन यदि भाजपा की जगह कांग्रेस आ गई पावर में तो ये सब कांग्रेस की तरफ आ जाएंगे। इसमें इनका ऐसा कुछ नहीं कि भाजपा की तरफ है, सीधी सी बात यह है कि ये कांग्रेस की तरफ आ जाएंगे। लेकिन फिर भी 19 विपक्षी दलों का बहिष्कार ये बहुत ही बड़ा लोकतांत्रिक कदम है। यदि प्रधानमंत्री जी को जरा सी भी लोकतंत्र की चिंता है या उन्हें आंखों में शर्म जैसी कोई चीज है तो उन्हें तत्काल सबको बुला के, अभी भी देर नहीं हुई है, बात करना चाहिए था और राष्ट्रपति जी को आमंत्रित कर लेना चाहिए था। अब मुझे ये नहीं पता कि राष्ट्रपति जी से पूछा भी गया कि नहीं कि आप न रहे तो हम ही उद्घाटन कर लें। ये भी संभव है कि राष्ट्रपति कहीं एंगेज हो, बिजी हो, तो कहा जा सकता है कि आप कर लें। लेकिन ये चीज सामने आनी चाहिए कि राष्ट्रपति जी की अनुमति से ये कर रहे हैं, लेकिन वो चीज भी नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि इस समय जो स्थिति दिल्ली में चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी चुनौती भरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर दांव, हर कदम अब विपरीत पड़ता जा रहा है। कर्नाटक की हार के बाद जैसे बदहवासी का आलम आ जाता है, वैसे उस पार्टी में है और पार्टी के अंदर भी ये बात है। तो जैसे तभी प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने मध्य प्रदेश की पूरी राजनीति रख दी, वहां क्या स्थिति है वो बेहतर जानते हैं। अभी 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माफी मांगी है। अब ये नहीं पता उन्होंने माफी किस बात के लिए मांगी है, किस बात के लिए माफी उन्होंने कांग्रेस छोड़ के गलती की है या और किसी बात के लिए माफी मांगी है। उन्होंने जिनको हराया था केपी यादव गोना से, उनका भी आज बयान आया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया जिधर जाते उधर छेद करते हैं, जिस थाली में खाते उसमें छेद करते हैं। तो इन सब चीज को लेकर लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस उद्देश्य से वहां गए थे वो उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है और इस मामले में सबसे अधिक लूजर वो है। अब राजनीति में क्या होता है चुनाव में, लेकिन फिलहाल जो खबरें मध्य प्रदेश से हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं, आपके चैनल या अन्य चैनलों से देख के समझ पा रहे हैं, उससे ये जरूर लगता है कि भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती है। तो मेरा यही कहना है कि ये जो सेंट्रल विस्टा में नई संसद भवन का उद्घाटन का जो कार्यक्रम है ये पूर्ण रूप से संविधान के विपरीत है।